हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में ढेर सारे प्रकार के लोग रहते हैं। देखने में सब एक जैसे लगते हैं। एक जैसे से मेरा मतलब पुरुष पुरुषों की तरह लगेंगे, स्त्री स्त्री की तरह लगेगी। लेकिन सारे लोग जितने भी हैं, उन सबके कुछ ना कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। किसी की कोई लाइकिंग हो सकती है, किसी की कोई डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन सबका अपना अपना एक जीने का तरीका होता है। एक आप कह सकते हैं लाइफ स्टाइल होती है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच हम जिस समाज में रहते हैं, उसी समाज में कभी कभी कुछ ऐसे इंसान आते हैं हमारे सामने, जो कि आम जीवन में ऐसा लगता है कि हम सब आम व्यक्तियों की ही तरह हैं, लेकिन जब उनके कारनामे सामने आते हैं तो मानवता शर्मसार हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को इंसान कहना ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम इंसानियत को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं विशाल सक्सेना अपने ट्रू क्राइम बैलेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो क्राइम है उनकी आज एक स्टोरी में लेकर आया हूं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतना वैशी कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करता हूं। तो जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपराध के लिए ही जीने लगते हैं। मतलब ये कि जुर्म करना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। उनके लिए किसी की जान लेना महज एक खेल बनकर रह जाता है। उन्हें लोगों की जान लेने में आप कह सकते हैं एक प्रकार का आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है, या मैं ये कहूँ तो उन्हें कत्ल करने की एक लत लग जाती है। जुर्म की दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके के अपराध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपराध करने के लिए ही जीने लगते हैं। कुछ मजबूरी में अपराध हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपराध करने के लिए ही जीने लगते हैं। मतलब ये कि जुर्म उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए किसी की जान लेना महज एक खेल बनकर रह जाता है। उन्हें लोगों की जान लेने में मजा आने लगता है, या ये कहें कि उन्हें कत्ल करने की लत लग जाती है। आम भाषा में अगर कहें तो ऐसे खौफनाक लत रखने वाले को ही अंग्रेजी में सीरियल किलर कहा जाता है। ये ऐसे कातिल होते हैं कि एक के बाद एक कत्ल करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी काम में मजा आने लगता है। आज की कहानी मैं एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर की सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था जेफरी डामर। क्या नाम था? जेफरी डामर। कौन था ये जेफरी डामर? तो जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्स में हुआ था। उसके पिता लियोनेल हर्बर्ट डामर एक रिसर्च केमिस्ट थे, और ऐसा कहा जाता है कि उसके माता पिता बचपन से ही उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। यानी कि जेफरी के माता पिता जो थे वो बचपन से ही जेफरी पर ध्यान नहीं दिया करते थे। माँ बाप की अनदेखी और कम तवज्जो मिलने की वजह से ही जेफरी को अकेलापन महसूस होने लगा। दरअसल जब जेफरी पहली कक्षा में पहुंचा तो उसके पिता लियोनेल को रिसर्च और अध्ययन के लिए ज्यादातर घर से दूर रहना पड़ता था, जबकि उसकी मां जॉयस एक हाइपोकॉन्ड्रियक जैसे एक अवसाद से पीड़ित थी। वो जेफरी पर ध्यान देने के बजाय बिस्तर पर अपना समय ज्यादा व्यतीत करती थी। नतीजतन माँ बाप ने अपने बेटों को ज्यादा वक्त नहीं दिया, जिसकी वजह से जेफरी जो था वो अकेलापन महसूस करने लगा। परिवर्तन कब से आया, क्या हुआ, सुनिए। वैसे जेफरी एक खुशमिजाज बच्चा हुआ करता था, लेकिन अपने चौथे बर्थडे से कुछ वक्त पहले ही उसको एक सर्जरी से गुजरना पड़ा, और उस सर्जरी के वजह से वह काफी शांत रहने लगा। उसे स्कूल में सारे साथी उसके जो थे वो डरपोक कहने लगे, लेकिन उसकी एक टीचर इस बात पर गौर किया कि पिता की गैर मौजूदगी और माँ की बीमारियों के कारण जेफरी जो है वो ऐसा होता जा रहा था। स्कूल में उसके दोस्तों की संख्या आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर थी। फिर जैसे जैसे जेफरी बड़ा हुआ तो 4 साल की उम्र के बाद ही जेफरी ने मरे हुए जानवरों और उनकी हड्डियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया।
वो अपने माता पिता को जानवरों की हड्डियों को ब्लीच कर साफ करते हुए उन्हें संभाल कर रखते हुए देखता था। वो बड़े गौर से अपने पिता को ये सब करते हुए देखता था, उसे समझने की कोशिश करता था। एक बार डिनर करते वक्त जेफरी ने अपने पिता लियोनेल से पूछा कि अगर चिकन की हड्डियों को ब्लीच में रखा जाए तो क्या होगा। लियोनेल ने इस सवाल को अपने बेटे की वैज्ञानिक जिज्ञासा मानते हुए उसके सामने जानवरों की हड्डियों को सुरक्षित रूप से ब्लीच और संरक्षित करके दिखाया। वहीं जेफरी ने इस प्रकार से ये सारी चीजें अपने पिता से सीखी। फिर जेफरी के जीवन में एक और आगे जब कहानी बढ़ी तो अक्टूबर 1966 में जेफरी डामर का परिवार डोयलिस टाउन ओहियो शिफ्ट हो गया। जब उसकी मां जॉयस ने उसी साल दिसंबर उसके भाई को जन्म दिया तो उसका नामकरण करने की जिम्मेदारी भी जेफरी को दी गई थी। उसने अपने छोटे भाई का नाम डेविड रखा था। उसी साल जेफरी के पिता लियोनेल ने अपनी डिग्री हासिल कर ली और वे एक्रोन ओहियो में एक एक्सपर्ट केमिस्ट के तौर पर काम करने लगे। अब चूंकि उसके घर का माहौल ऐसा था, उसके पिता ये सारी चीजें कीड़े और ये सारी चीजों में अपना समय व्यतीत करते थे, तो ये चीजें जेफरी ने अपने पिता से सीखी। तो 1968 में जेफरी का परिवार अब बाथ टाउनशिप समिट काउंटी ओहियो चला गया। यह 2 साल में इस परिवार का तीसरा पता था। वहां उनका घर 1.5 एकड़ के जंगल के बीच बना हुआ था। घर से कुछ ही दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां जेफरी डामर ने बड़े कीड़े जैसे ड्रैगन फ्लाई, पतंगे, चिपमंक्स, गिलहरी जैसे छोटे जानवरों के कंकाल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कुछ कीड़ों और जानवरों के अवशेष फॉर्मलाडेहाइड के जार में संरक्षित किए, जिन्हें वो झोपड़ी के अंदर ही रखता था। इस प्रकार से उसका बचपन बीता। जेफरी का यानी कि मरे हुए जानवरों के जीवाश्म को इकट्ठा करते करते उसने अपना बचपन व्यतीत किया और बचपन के बाद अब वो एडोलेंस एज यानी किशोरावस्था में आया। किशोरावस्था में आते आते जेफरी में काफी बदलाव आ रहा था। वो जानवरों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर दिया करता था, फिर उन्हें दफनाया करता था। कभी कभी वो उनकी लाशों को सजाया भी करता था। मगर 18 साल की उम्र में यानी 1978 में उसने पहली बार एक इंसान का कत्ल किया। असल में किशोरावस्था में आते ही जेफरी को इस बात का एहसास हो गया था कि वो एक समलैंगिक गे पर्सन है। उसे लड़कियों की बजाय लड़के पसंद आने लगे। कुछ खास तरह के लड़के उसे आकर्षित किया करते थे। अब 18 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल किया। तो जिस व्यक्ति का जो उसका शिकार बना पहला व्यक्ति, वो कौन था पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ऐसा ही लड़का था स्टीवन हिक्स, जो जेफरी को पसंद आया था। वो उसे एक रॉक कंसर्ट के पास मिला था। उसने लड़के को अपने घर बियर पीने के लिए बुलाया और जो स्टीवन था वह जेफरी की बात मान गया। कुछ बियर पीने के बाद स्टीवन ने कहा कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन जेफरी ऐसा नहीं चाहता था। तो उसने लगभग 4.5 किलो के डंबल से उसके सिर पर वार कर स्टीवन की हत्या कर दी। स्टीवन की मौत के बाद डाबर ने यानी जेफरी ने उसके सारे कपड़े उतारे और उसके साथ सेक्स किया। इसके बाद उसने स्टीवन की लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें कचरे के थैलों में भरकर रख लिया था। जानकारी के मुताबिक सन 1978 से 1991 तक जेफरी डामर ने 17 गे लड़कों की हत्या की थी। सुनिए आप, कितने 17 गे लड़कों को मारा था। इनमें से कुछ तो सिर्फ 14 साल के बच्चे थे। लोगों को मारने के बाद भी ये क्या करता था, उनकी निशानी जमा करता था। बताया जाता है कि वो ज्यादातर ब्लैक एशियन लैटिन मर्दों को अपना शिकार बनाता था। जेफरी अपने शिकार को ज्यादातर गे बार, मॉल और बस स्टॉप से चुनता था। वो लोगों को पैसे या सेक्स का लालच देकर अपने घर लाता, उन्हें शराब पिलाता, ड्रग्स देता और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। इतना ही नहीं, कितना ज्यादा बहसी ये था जेफरी। शिकार की मौत के बाद यानी कि जिस बंदे की वो हत्या करता था उसकी लाश के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता था। हवस मिटाने के बाद वह उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। कई बार वह अपने शिकार के जिस्म का कोई टुकड़ा याद के तौर पर अपने पास भी रख लेता था, जिसने जिस व्यक्ति की हत्या की यानी कि शिकार का सिर या प्राइवेट पार्ट भी शामिल होता था। शिकार बनाए गए लोगों की हड्डियों को वह 57 गैलन के एक ड्रम में नष्ट करता था, जो उसने स्पेशल सबूत मिटाने के लिए रखा था।
डाबर कितना ज़्यादा और बहसी हो सकता है उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ और आपको दूंगा। जेफरी के लोगों को मारने के तरीके भी रोंगटे खड़े करने वाले थे। जेफरी ने एक बार 19 साल के एरर लिंडसे नामक एक लड़के को अपना शिकार बनाया। जेफरी ने उस जिंदा लड़के के सिर में छेद कर दिया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। कहा जाता है कि वो अपने शिकार की लाश के टुकड़ों को खाया भी करता था, यानी जेफरी जिन लोगों की हत्या करता था उनके टुकड़ों को खाया भी करता था। जेफरी डाबर पर जैसे हवस का भूत सवार रहता था। जब वह सेना में था तो वहां उसने 3 लोगों का यौन शोषण किया, जिसमें एक शख्स उसके शिकार का भाई था। वो जब भी किसी को अपना शिकार बनाता तो कोशिश करता कि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। इतना ही नहीं, मर्डर के दौरान जेफरी अपने विक्टिम की फोटोज भी खींचा करता था। यह फोटोज ज्यादातर उसके ड्रेसिंग टेबल और फ्रीजर में रखी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें की मर्दों की कपड़ों में बिना कपड़ों के अलग अलग पोज करते हुए, शरीर के अंगों को अलग करते हुए फोटोज शामिल हुआ करती थी। बताया यह भी जाता है कि जेफरी विक्टिम की मृत बॉडी को सेक्सुअल पोजीशन में रखता था, उनकी तस्वीरें खींचता था। तो आप सोचिए कितना ज्यादा नरभक्षी आप इसको कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पकड़े जाने के बाद उसे एक के बाद एक कई मामलों में उम्र कैद की सजा हुई, यानी उसे पूरी जिंदगी जेल में ही रहना था। लेकिन कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी में 3 साल और 4 महीने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। जेफरी को 28 नवंबर 1994 के दिन उसके जेल के साथी क्रिस्टोफर स्कारबर ने लोहे के डंबल उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। जेल में रहते वक्त जेफरी ने अपने तमाम गुनाहों को कबूल कर लिया था। बताया यह भी जाता है कि वो अपनी खींची हुई तस्वीरों की वजह से ही पुलिस को पकड़ में आया था। तो इतना खतरनाक एक व्यक्ति जेफरी डामर हुआ जिसने कि 17 लोगों की हत्या की अपने सनक के कारण। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और मेरे चैनल को अवश्य से ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।